हमने देखा है कि एक तो दहशतगर्दी की जो लहर है उसने फिर सर उठाया है और ये बहुत बड़ी तशवीश की बात है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे नहीं है कि हम किसी किस्म की दहशतगर्दी को अफोर्ड कर सकते हैं या उसको इस तरह लड़ सकते हैं, क्योंकि हम तो खुद कर्जों में डूबे हुए हैं और मईशत का क्या हाल है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। दहशतगर्दी के ऊपर जो आपने बात की, ये क्यों है, ये हालात जो है ये नाजुक दौर में क्यों पहुंचे हैं? जब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से या दीगर लोगों से सवाल करती हूँ, वो ये कहते हैं कि क्या आप इस सेटअप में, इस इलेक्शन कमीशन के तहत, डू यू थिंक वी शुड गो इनटू अ नेशनल इलेक्शन? हम तो 2 इलेक्शनों में गए हैं, इसी इलेक्शन कमीशन के तहत गए हैं। पहले पंजाब की 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुए और दोनों इलेक्शनों में 75% जो है वो पीटीआई जीती। आप लोगों पे दहशतगर्दी की FIRs कटाई गई, आप लोगों को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की गई, कंटेन करने की पूरी कोशिश की गई, फिर धरना खत्म करने के लिए गोलियां तक चल गई। लेकिन आपको लगता है कि प्रीवियस पॉलिसीज में और अब में कुछ फर्क आया है? सीधी बात है यास्मीन के माइंडसेट में चेंज आना चाहिए। कुछ तो बेहतरी भी आई है, ये मैं नहीं कहता कि बेहतरी नहीं आई है। अननोन कॉल्स का सिलसिला डेफिनेटली रुका है, कम हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो और इसी दुआ से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि ये मुल्क जो है इसके लिए ये नया साल बहुत ही अच्छा साबित हो और पाकिस्तान किसी एक डगर पर, जो कि बेहतरीन डगर हो, जहाँ पर तमाम तर खुशहाली हो, वहाँ पर उसका सिलसिला शुरू हो सके। आज हमारे साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इस सेगमेंट में है वो फवाद चौधरी साहब हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉड, उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के एक सीनियर मेंबर हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आज की ज़रा बड़ी नज़र पर ख़बर डाल लें, क्योंकि इसी खबर से जुड़ा है मेरा पहला सवाल जो मैं फवाद से पूछूँगी। मुश्किलात, तबाह हाल मईशत और इस वक्त दहशतगर्दी की यलगार। कल जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बात कर रहे थे नेवल एकेडमी में और वो इसको इंडिकेट कर रहे थे, जोर दे रहे थे इस बात पर कि इस वक्त अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा इस मुल्क को ज़रूरत है तो वो इस वक्त एक कौमी यकजहती की ज़रूरत है। और इससे मुझे लगता है कि उनका मौक़िफ़ ये था या वो ये कहना चाह रहे थे, इस पर इसरार कर रहे थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, मुक़्तदर हल्के, सब लोग एक पेज पर आकर बैठें, अपने अपने इख्तलाफात को दूर करें और इस आने वाले नए साल में पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के साथ जो तमाम तर मुश्किलात हैं, जिसमें कि दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है, उन मामलात पर कोई गौस करें, उसके हवाले से कोई मैं समझती हूँ कोई पॉलिसीज़ बनाएं और आगे देखने का रास्ता निकालें, यानी कि नई शुरुआत एंड मे बी न्यू बिगिनिंग्स। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, थैंक यू वेरी मच। फवाद चौधरी साहब से हम गुफ्तगू का और वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब के हवाले से मैं बताऊं कि कल जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने ये कहा था, इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने ये एक मुबैना तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 वज़रा पर, शर्जील मेमन साहब पर और नासिर शाह साहब पर, और उन्होंने ये कहा था कि नासिर शाह साहब और उसके साथ साथ शर्जील मेमन साहब तहरीक इंसाफ की कुछ ख़वातीन मेंबरान को आई थिंक ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे, उनको पैसे देने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बदले में नासिर शाह और शर्जील मेमन साहब ने ये कहा कि वो इस चीज़ के हवाले से कानूनी कार्रवाई करेंगे फवाद चौधरी के हवाले से। ये उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वक्त निकालने का। अस्सलाम वालेकुम। फवाद, मैं पहले जो आपसे सवाल करना चाहती हूँ वो ये करना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि एक तो दहशतगर्दी की जो लहर है उसने फिर सर उठाया है और ये बहुत बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे नहीं हैं कि हम किसी किस्म की दहशतगर्दी को आई थिंक अफोर्ड कर सकते हैं या उसको इस तरह लड़ सकते हैं, क्योंकि हम तो खुद कर्जों में डूबे हुए हैं और मईशत का क्या हाल है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता।
लेकिन कल की मैं जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिन्होंने नया कमांड एंड कंट्रोल भी संभाला है, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, वाबस्ता लोगों की भी हैं, पाकिस्तान की भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की भी हैं कि वो किसी एक ऐसे सिम्त में मुल्क को लेके जाएंगे जो कि कॉन्फ्रंटेशनल नहीं होगी, जो कि किसी कोई एजेंडा ड्रिवन नहीं होगी, किसी खास मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होगी, और वो जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसके ऊपर वो मिलकर सबको एक मैं समझती हूँ कि आई थिंक जो अवाम चाहती है वो उसको उसका खैर मकदम करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान इस वक्त बुरे तरीन दौर से गुजर रहा है, एक तरफ दहशतगर्दी की अलगार और दूसरी मईशत। उन्होंने कहा है कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। तो तहरीके इंसाफ क्योंकि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की बन चुकी है, सबसे पॉपुलर जमात है, सबसे बड़ी फॉलोइंग है खान साहब की, आप लोगों की, मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी तरफ डायरेक्टेड है इन नॉट सो मेनी वेज, क्योंकि अगर आप कहेंगे तो आगे चलने की कोई सिमत बनेगी, लेकिन आप लोग इनके साथ नहीं बैठना चाहते जो लोग इस वक्त हुकूमत में। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के आइन में जो पाकिस्तान चलाने का तरीका है वो दिया गया है और पाकिस्तान को उसी तरीके के मुताबिक जो है वो चलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि दहशतगर्दी के ऊपर जो आपने बात की, ये क्यों है, ये हालात जो है ये नाजुक दौर में क्यों पहुंचे हैं? हालात तो 8.5 महीने पहले तो हालात बिल्कुल ठीक ठाक थे। पाकिस्तान में टेररिज्म कोई नहीं था, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रिज्यूम हो गई थी। हमारी एक्चुअली गुज़श्ता 20 सालों में सबसे कम इंसिडेंट्स थे टेररिज्म के। हमारी मईशत गुज़श्ता 20 सालों में सबसे स्ट्रेंथन हुई थी और हमने ये देखा था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 6% पे ग्रो कर रही है। हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आखिरी 1 महीने में 26% के ऊपर चली गई थी और ऑन एवरेज तकरीबन 10% पे ग्रो कर रही थी। रुपया स्टेबल था। तो सवाल ये है, ये कहना कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो नाजुक दौर में जिन्होंने पहुंचाया वो भी हमें पता ही है कैसे पहुंचा, क्या हुआ। सो सवाल ये है कि इसका हल, अब सोल्यूशन क्या है? लेट्स नॉट गेट स्टक इन द पास्ट, बट आगे आपने कैसे बढ़ना है? आगे आपने ऐसे बढ़ना है कि सबसे पहले आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुआशी बदहाली इसलिए हुई कि आपने एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की एक रजीम चेंज करके। सो उसके लिए आपको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। आप इलेक्शन करवाएंगे, पाकिस्तान के अवाम अपना मैंडेट देंगे और उस मैंडेट के मुताबिक मुल्क चलेगा। ये है वो इस सूरत हाल का हल जिससे हम पाकिस्तान को नाजुक सूरत हाल से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। जब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से या दीगर लोगों से सवाल करती हूँ तो उनका आगे से एक बड़ा रवायती जवाब ये होता है, अच्छा एक तो ये होता है कि हाँ जी हम बिल्कुल तरीके से आए हैं और इनके कहने पे क्यों होगा, हम अपनी मर्जी से इलेक्शन की जो डेट है उस डेट पे कराएंगे, चलें ठीक है भाई आप उस डेट पे करा लीजिएगा। सवाल सारा ये पैदा होता है, वो ये कहते हैं कि क्या इस इलेक्शन कमीशन के तहत बगैर इस्लाहात के, और अभी आपने देखा होगा, आई डोंट नो इफ यू प्रोबेबली आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बड़ी रिजर्वेशंस आ गई हैं पीपल्स पार्टी से। उन्होंने बड़ा एक ऐलान कर दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है कि जी ये बल्दियाती इंतखाबात की इन्होंने डेट कैसे दे दी और ये कैसे दे सकते हैं, और इन्होंने तो 14 नुकाती उस पर बड़े बड़े लीडर्स ने साइन किया था, ये तो हमें बैक स्टैप कर रहे हैं, मामलात को फौरी तौर पे हल किया जाए वरना सोचेंगे कि इंतखाबात में हुकूमत के में रह के जाएं या बाहर निकल के जाएं। तो चले वो भी उनकी रिवायती सियासत की तरफ वापस आ रहे हैं। बट लुकिंग एट दिस, मुझे ये बताएं कि वो ये कहते हैं कि आप इस सेटअप में, इस इलेक्शन कमीशन के तहत बगैर इस्लाहात के, बगैर बातचीत की, डू यू थिंक वी शुड गो इनटू अ नेशनल इलेक्शन? देखिए, हम तो 2 इलेक्शनों में गए हैं, इसी इलेक्शन कमीशन के तहत गए हैं। पहले पंजाब की 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुए और हमने उसमें हिस्सा लिया। उसके बाद इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी की, जो 11 नशिस्तें इन्होंने खाली करा के उस पर इलेक्शन कराया, हमने उसमें हिस्सा लिया और दोनों इलेक्शनों में 75% जो है वो पीटीआई जीती। तो इससे हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि इस वक्त हमारी पोजीशन इतनी मुस्तहकम है कि इलेक्शन कमीशन चाहते हुए भी कुछ ज़्यादा करने की पोजीशन में नहीं है। लिहाजा ख्वाहिश तो हमारी आइडियल सिचुएशन तो यही है कि हुकूमत हमारे साथ बैठे, एक हम फ्रेमवर्क तय करें इलेक्शन का,
जिसमें नया इलेक्शन कमीशन की तश्कील भी शामिल है, और उसके बाद हम इलेक्शंस के लिए जाएं। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर भी कोई ऐसा इशू नहीं है, हमें इलेक्शनों में जाना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क का इस्तेहकाम जो है वो नहीं आ रहा। जहाँ तक आपने MKM की बात की है, देखिए मेरी नज़र में ये जो सारे इस वक्त एक फ्रॉडिये जमा हो गए हैं, और उनका ख्याल है कि कराची के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि हम कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, हमें कौन भेज रहा है, कामरान ये कसूरी साहब कौन है, और फारूक सतार कौन है, और फलाना कौन है। ये सारे लौंडे लपाटे सारी उम्र फौज से तनख्वाह लेके यही काम करते रहे, फिर ये बिगड़े जब तो इनको जो है वो फिर सबक सिखाया गया। यही तो एस्टैब्लिशमेंट के तजुर्बे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इतना बड़ा एक आई वुड से खला पैदा कर दिया है। 75 साल में हमारे साथ जो लोग मुल्क आज़ाद हुए वो कहाँ खड़े हैं, और हम कहाँ इन्हीं फ्रॉडों में फंसे हुए हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान के अवाम को, स्पेशली कराची के लोग तो बड़े अक्लमंद लोग हैं, उनको एग्जैक्टली पता है क्या हो रहा है, और पता चल भी जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। अच्छा फवाद, एक ये बात बताइएगा, मैं आपको, अच्छा चले, नॉट गेटिंग स्टक इन द पास्ट एंड मूविंग फॉरवर्ड विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, पुटिंग एनी ब्लेम्स, मैं तो सिंपल आपसे सवाल करना, आपको लगता है, देखिए ना, आप लोगों पे दहशतगर्दी की FIRs कटाई गई, आप लोगों को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की गई, कंटेन करने की पूरी कोशिश की गई, हर तरीके से मतलब है वजीराबाद पे क्या हुआ, फिर धरना ख़त्म करने के लिए गोलियां तक चल गई, फिर एक एक बहुत ही इस्लाम के नाम पर, या जिसको भी कहें अल्लाह माफ़ करे, रिलीजियस कार्ड खेलकर एक ऐसा कारनामा करने की कोशिश की गई जिसमें माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का बचत हो गई। लेकिन आपको लगता है कि प्रीवियस पॉलिसीज़ में और अब में कुछ फ़र्क आया है? क्योंकि कराची के हालात देखते हुए MQM और ये सब कुछ और ये जोड़ तोड़, डू यू थिंक कि कुछ चेंज आया है माइंडसेट में, या वही माइंडसेट है और उसी माइंडसेट से चल रहे हैं? देखिए सीधी बात है यास्मीन के माइंडसेट में चेंज आना चाहिए, और कुछ तो बेहतरी भी आई है, ये मैं नहीं कहता कि बेहतरी नहीं आई है। अननोन कॉल्स का सिलसिला डेफिनेटली रुका है, कम हुआ है, लेकिन पॉलिटिक्स में ये जो एक ऐसी एक मिथ बन गई है ना एस्टैब्लिशमेंट की, कि देखिए इस मुल्क में कोई भी नेशनल लीडर नहीं होना चाहिए ताकि हमारी ताकत को डिवाइड ना करे। इसने पाकिस्तान को पहले भी दो लख्त किया है। 70 में आपने पॉपुलर लीडरशिप को जो है वो रोकने की कोशिश की, फिर आपने भुट्टो जैसे पॉपुलर लीडर को जो है वो रोकने की कोशिश की। इसमें पाकिस्तान का बहुत वक्त ज़ाया होता है, और अब आप इमरान खान को कहते हैं कि नहीं ये बहुत कद बड़ा हो गया, इसको छोटा करना ज़रूरी है, इसलिए BAP जैसी पार्टियां जो हैं उनको हुक्म दिया जाता है कि आप उस पार्टी में शामिल हो जाएं। MKM के लोगों को हुक्म आता है कि आप इधर उधर कर लें। तो ये गेमें ख़त्म होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें भी ये सोच डेफिनेटली होनी चाहिए कि पिछले 75 सालों में जो तजर्बे हुए हैं वो कामयाब नहीं हुए, और पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक मुल्क के तौर के ऊपर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और देखिए मैं और आप तो कमज़ोर लोग हैं, हमारी तो बात जाहिर है कि वो माने ना माने हम तो नहीं फोर्स कर सकते। ये दिस इज अ डिबेट जो विद इन एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए कि आपने 75 साल में जो जो किया है उसका मुल्क को और एस्टैब्लिशमेंट को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ। और देखिए अल्टीमेटली सदा बादशाही तो अल्लाह की है, लोगों ने रिटायर होना होता है। रिटायरमेंट के बाद फिर लोग आपको कैसे याद करेंगे, हिस्ट्री में आपको कहाँ रखा जाएगा, ये अहम चीजें हैं इंसान की अपनी सोच के लिए भी अगर समझना चाहें। बिल्कुल। और आई थिंक बहुत ही हाल ही में एक एग्जांपल हमारे सामने है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उस एक शख्स की वजह से। आई थिंक अफवाज पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दे हैड टू कम अंडर फ्लैग। फवाद चौधरी साहब एक बात बताइएगा, आपको याद है अभी थोड़े अरसा पहले परवेज़ इलाही साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था जी, एक्चुअली एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग मुक़्तदर हल्के भी नहीं चाहते कि इस वक्त असेंबलीज को तोड़ा जाए क्योंकि मुल्क के हालात ठीक नहीं है। तो क्या ये बात उन्होंने इन कॉन्फिडेंस भी आपको तो ज़ाहिर है बताई होगी, और अगर बताई है तो इसके पीछे मतलब क्या हिकमत अमली है, क्या चाहते हैं कि नेशनल इलेक्शंस तक या मज़ीद कुछ इकॉनमी की स्टेबिलिटी तक,
चला ले मुल्क को, और फिर दूसरा ये पार्ट एक क्वेश्चन का मेरा है, और इसी से जुड़ा एक सेकंड पार्ट है, वो भी मैं अभी कर लेती हूँ सो दैट यू कैन स्पीक अबाउट इट। ये टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से जो बात हो रही है कि उनको ले आए और उनको इस तरह टूल दे दें। दूसरे से शुरू कर लेते हैं। ठीक है। एक जो थ्योरी चलती है वो ये है कि देखिए जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान का मसला है, और इकोनॉमी जो है वो तो टेक्नोक्रेट्स ठीक कर सकते हैं, ये एक थ्योरी है। ये थ्योरी एक इंतहाई अहमकाना आई वुड से बेसिस के ऊपर बनाई गई है। इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी है वो कब खराब हुई है, जब यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस आया। ये श्रीलंका वाली सिचुएशन नहीं है जहाँ पे इकोनॉमी पहले खराब हुई और पॉलिटिकल क्राइसिस बाद में आया। यहाँ पहले आपने पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट किया और उसके नतीजे में आपकी मईशत का चैलेंज आपको अब मिल गया, क्योंकि आप सियासी तौर के ऊपर तो डंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, मईशत तो डंडे के ऊपर नहीं रह सकती, लिहाजा वो हमारा बहरान हो गया। अब ये कहना कि आप कोई जो है वो टेक्नोक्रेट 4 मिल जाएंगे और वो पाकिस्तान में सारे बड़े फैसले क्या हैं, आप पाकिस्तान की सारी प्रॉपर्टीज बेच दें, बड़े फैसले क्या है आप पाकिस्तान के सारे इदारे बेच दें, बड़े फैसले क्या है आप बहुत बड़ी रिट्रेंचमेंट्स करें। देखिए ये सब कुछ होगा तो आपका क्या ख्याल, आगे से रिएक्शन नहीं होगा क्या? पाकिस्तान में जिन हजारों, यहाँ तो आप ये जो टीचर्स या डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, इनको ये 200 300 लोग निकलते हैं तो अजाब पड़ जाता है। आप लाखों लोग निकालने की बात कर रहे हैं, आप कैसे पाकिस्तान में ये इन्फोर्स करेंगे? जब तक एक बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट वाली हुकूमत ना हो जिसके पीछे लोग हों, वो रिफॉर्म्स नहीं कर सकती। इस्लाहात जो है वो अनपॉपुलर होती है और वो सिर्फ तब कामयाब होती है जबकि एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स जो है वो इसको आगे बढ़ाए। और दूसरी बात ये परवेज इलाही साहब वाली, देखें हमारा राइट है कि हम आइन के तहत अपना फैसला करें, और मेरे ख्याल में ये भी बात एस्टैब्लिशमेंट का उनको मैसेज देना दुरुस्त नहीं था। और अभी भी अगर आप इलेक्शंस को रोकना चाहेंगे, पाकिस्तान मजीद एक मुआशी और सियासी बहरान की दलदल में फंसेगा, और ये बात जितनी जल्दी हम समझ लें और हमारे दोस्त एस्टैब्लिशमेंट में समझ लें उतना ही अच्छा। अच्छा फवाद चौधरी साहब, मैं आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन। जैसे ही मैंने जब ये खान साहब का सुना, वैसे तो इंशाल्लाह जब उनका इंटरव्यू होगा तो उनसे भी मैं पूछूंगी, बट बिकॉज यू लाइक प्रिवी टू सो मेनी थिंग्स, मुझे बड़ी अजीब ये बात लगी कि ये आई डोंट नो इफ दिस वाज रिपोर्टेड करेक्टली या ऐसा था या ऐसा नहीं था, कि जी जनरल बाजवा सोचते थे या समझते थे कि नवाज शरीफ वाज अ जीनियस। ये बात दुरुस्त है? शहबाज शरीफ, सॉरी, अच्छा शहबाज शरीफ वाज अ जीनियस। ओके, तो शहबाज शरीफ इज अ जीनियस। जाहिर है वो जोड़ तोड़ के तो जीनियस थे ना, आपको तो पता था नवाज शरीफ साहब पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हो तो फिर भाग भाग के मामला ठीक करते थे, लेकिन आई मीन लाइक वो ये समझते थे कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट वो उनको मुल्क के वजीर आजम बनने का चांस दे देंगे या फैसिलिटेट कर देंगे या आंखें बंद कर लेंगे। एंड ये है उस जीनियस का रिजल्ट जो हम भुगत रहे। देखिए शहबाज शरीफ थे बेसिकली चीफ मिनिस्ट्री में और प्राइम मिनिस्ट्री में बड़ा फर्क है। बेशक चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ पैसे खर्च करने हैं, प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क की इकोनॉमी को खड़ा करना है, फॉरेन अफेयर्स को भी आपने शुरू में बात की थी दहशतगर्दी की। देखिए 8 महीनों में एक मीटिंग नहीं आपने सुनी होगी कि अफगानिस्तान पे हुई हो। yes. आपकी एम्बेसी बंद हो गई है, आपकी वहाँ 3rd सेक्रेटरी चला रहा है, बिलावल भुट्टो को, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह। आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि इन तीनों को कोई आइडिया भी है कि अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन है, और तालिबान के बाद और ये गनी और ये इन करजई वगैरह के जाने के बाद की वहाँ की पॉलिटिक्स क्या है? इनको तो इन्होंने जिंदगी में ना कभी कोई किताब पढ़ी है, ना इनका कोई इंटरेक्शन है, ना ये लोग। और वहाँ की जो लीडरशिप है इस वक्त, चाहे वो मुल्ला हैबतुल्लाह हो, मुल्ला याकूब हो या हकानी हो, वो नफरत करते हैं इन लोगों से। वो समझते हैं इनके खून अफगानियों के लहू से इनके हाथ रंगे हुए हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही लीडर की इज्जत है और वो इमरान खान है। और ये जो दहशतगर्दी है और जिसका इलाज अब हम ये सोच रहे हैं कि हम भी बंदूक और बम लेके चढ़ दौड़ेंगे एक बार फिर, ये हल नहीं है। जो फोर्स है
वो जामे हिकमत अमली का एक हिस्सा तो हो सकती है, लेकिन वो बजाते खुद हिकमत अमली नहीं हो सकती। आप लोगों को मार के तो अमन नहीं ला सकते। नहीं, पहले भी हम उसमें नाकाम हुए, पहले भी नाकाम हुए, और इसको देखिए समझने की जरूरत है। तो इस लीडरशिप पे तो ये सलाहियत नहीं है, और मुझे बड़ा डर है कि मईशत और सियासत के बाद अब हम ये इंतजामी मामलात में भी एक बहुत बड़ा झटका लेने के लिए तैयार रहते हैं। फवाद चौधरी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग सो मच टाइम। मुझे खाली ये बता दीजिएगा 11 जनवरी के में कंफर्म, एक तो वो आपने जो कहा था नासिर हुसैन शाह और शजील मेमन साहब के हवाले से, वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो लीगल नोटिस भिजवा रहे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। आपने ये कहा है कि ये जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगता है 11 जनवरी को जो एतमाद का वोट लेना है, उससे पहले खुदा न खास्ता या पंजाब के अंदर जो होता है हमेशा आपको पता है खींचातानी, उस हवाले से कुछ गड़बड़ करने का प्लान है? इन्होंने काफी अप्रोच किया है, और मैंने नहीं कहा था ये तो हमारे जो 2 MPs हैं, मैंने कहा था, उन्होंने आके और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल जो है, या इंशाल्लाह शर्जील मेमन साहब और इन पे नासिर अली शाह पे पर्चा हो जाएगा, तो वो FIR में इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करें और अपना डिफेंस दें, उसमें गुस्से वाली तो कोई बात नहीं है। और वो आके बताएं कि ये MPs जो है वो क्यों कह रही हैं कि आप उन्हें जो है वो कर रहे हैं। और एक आयशा चौधरी जो हमारी फॉर्मर MP है, उन्होंने इन लोगों का कहा उन्हें कि वो आपसे मिलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आप फौरी तौर पे सामान पैक करके इनके साथ कराची चले जाएं। तो वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी, यहाँ पे पर्चा होगा, उनको शामिल होंगे और अपना डिफेंस देंगे, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। तो 11 जनवरी को एतमाद का वोट आप लगते हैं यू कॉन्फिडेंट कि आप हासिल कर लेंगे एंड असेंबलीज विल गो? 11 जनवरी से तो मुझे लगता है कि पहले करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज तो कोर्ट ऑर्डर आएगा तो फिर उसके मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब से बात कर रहे थे, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इन ब्रॉडकास्टिंग, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। एक ब्रेक लेते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेगमेंट। वेलकम बैक नाज़रीन। आज शाम को हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अपने सीनियर MQM के लीडर्स के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने निहायत ही खफगी का इजहार किया। उसकी वजह यह है कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उनके मेंबर्स हैं जिन्होंने कि बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेना है, और अपने कारकुनान से बातचीत करते हुए ये ऐलान कर दिया कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होंगे कराची के अंदर, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जाला अगला मेयर होगा कराची का। ये भी उन्होंने कहा कि कराची बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, मैं जानता हूँ, और हमें फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। आपको याद रहे कि कोर्ट्स ने भी पाबंद किया था कराची में बल्दियाती इंतखाबात फौरी तौर पर कराने का। जमात इस्लामी अलग इसके लिए कैंपेनिंग कर रही थी, और अब MQM के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। उन्होंने ये कहा कि हमें तो ये मीडिया से पता चला है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, कि पीपल्स पार्टी से भी कहते हैं, और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं कि आपने जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने कहा बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों ने इस पर साइन किया था। आपको याद है 14 नुकाती एक बहुत बड़ा पर्चा जो है वो मुआहदे के तौर पर साइन हुआ था, जिसमें कराची पैकेज था, बहुत सारी चीज़ें थी, बल्दियाती इंतखाबात थे। उन्होंने कहा जी डीलिमिटेशंस तो हुई नहीं है, आपने अपनी मर्जी से वोटर लिस्ट इधर की उधर की हुई है, और हमें इस करंट काउंटिंग को तो जानते ही नहीं है, आपने कुछ हिस्सा इधर डाला हुआ है, कुछ इधर डाला हुआ है, तो हम कैसे 15 जनवरी को इंतखाबात में हिस्सा लें? हम नहीं लेंगे, या तो हम फैसला करेंगे कि ये इंतखाबात हुकूमत में रहकर होंगे या हुकूमत से बाहर। तो ये क्या मामला है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये अनाउंस कर दिया बगैर किसी अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिए हुए, या कि उन्होंने ऑन बोर्ड लिया था, या क्या मामला हुआ? आजिज़ धामरा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तानी के, फॉर्मर सेनेटर भी रह चुके हैं। अली गौहर खान साहब कौमी असेंबली के रुकन हैं, और अब काफ़ी मामलात गड़बड़ हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान
फोन कॉल्स का भी तबादला हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है MQM के ऊपर हुकूमत खड़ी है। अगर वो ज्यादा नाराज होती है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान निकल जाती है तो कोई असेंबली तहलील करने की जरूरत ही नहीं है, वफाक वैसे ही धड़म हो जाएगी। अली गौहर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर है और रेहान हाशमी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आजिज धामरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपको आवाज मेरी आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आजिज धामरा साहब, ये क्या हो गया भाई? क्या आप लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को, अपने इत्तेहादी पार्टीज को जो वफाक में भी हैं, आपके साथ यहाँ भी हैं, आपने उनको इतला नहीं दी और खुद से ही अनाउंस कर दिया कि जी 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अदालतों का अपना एक मिजाज है और अदालतें ये चाह रही हैं कि लोकल बॉडी के इंतखाबात हों, और सिंध में 4 डिवीजन में ऑलरेडी लोकल बॉडी के इंतखाबात हो चुके, 2 डिवीजन में रह रहे थे, बारिशों की वजह से एक गैप हुआ। पीपुल्स पार्टी डे फर्स्ट से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार है, तैयार थी और तैयार रहेगी। आपने देखा कि इस्लामाबाद में क्या हुआ कि 24 घंटे मतलब शाम को 5 बजे कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि अगले दिन जो है वो पोलिंग की जाए। उसमें हालांकि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, उम्मीदवारों को ट्रांसपोर्ट देनी पड़ती है, वोटर्स को, ये सारी चीजें होती हैं, और वो इंतखाबात नहीं हुए। मगर 15 जनवरी में बहुत सारे दिन है। जहां तक आपने ये बात की कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की कि अगला मेयर जो है वो जियाला होगा, तो डेफिनेटली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन है, और वो जो हमने डेवलपमेंट की है कराची में उस बिहाफ पे वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अगला जो मेयर है वो पीपुल्स पार्टी का होगा। इस लिहाज से फिर हर पार्टी जो है वो अपना अपना मेयर लाने के लिए कोशिश करती है। वो बात तो ठीक है, वो बात तो दुरुस्त है आजिज धामरा साहब, लेकिन इस वक्त तो बुनियादी सवाल, चले कोर्ट्स का अपना मिजाज है, उन्होंने कह दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को बताए वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीख रहे थे, वो कह रहे थे जी हमें तो मीडिया से पता चला कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात है, डीलिमिटेशंस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, हम कैसे करा ले? देखें, माजरत के साथ वो हमारे इत्तेहादी हैं और वैसे भी हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एहतराम करते हैं। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बड़ी स्टेक होल्डर होने का दावा भी करती है शहरी इलाकों के अंदर, और हमें इससे इख्तिलाफ नहीं है कि वो ये कहें कि जी हमें मीडिया से पता पड़ा। आपको नजर रखनी चाहिए हालात पे। आपको पता है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन बार बार मुलतवी हो रहे हैं, आपने अपने नुमाइंदों को टिकट दिए हुए हैं, काउंसलर्स को, चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, तो ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे कि हमें पता ही नहीं है एज सच, और ये पीपुल्स पार्टी का मामला नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला है कि वो इलेक्शन करवा रही है, कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर करवा रही है, तो हमने भी शहर कराची और हैदराबाद ने अपने नुमाइंदों को टिकट दिया है, और ये मेरा हक है, ये मेरी पार्टी का, मेरे पार्टी चेयरमैन का हक है कि वो एक्टिविटीज करें और फौरी तौर पर करें जिस तरह हमने कल की है। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, PTI हो, PMLN हो, जमायत इस्लामी हो, सबका ये इख्तियार है और सबको ये करना चाहिए कि इमीडिएटली वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करें। लेकिन वो कहते हैं डीलिमिटेशंस नहीं हुई, कुछ नहीं है कि क्या एक्सरसाइज होनी है, क्या इंतखाबात होने हैं या नहीं होने हैं, तो ये वो जाने और उनका काम जाने। रेहान हाशमी साहब, आप जाने और आपका काम जाने। अगर एक पार्टी को यही नहीं पता कि क्या एक्सरसाइज होनी है और कब इलेक्शंस होने हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, MQM पाकिस्तान रोज़ अव्वल से ही इलेक्शन, जो ताख़िर शुदा इलेक्शंस हैं, इनके बर वक्त इनेकाद के ऊपर जोर देती रही, और तमाम तर वो जो स्टेप्स लेने थे, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना था कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140A के मुताबिक, जिसके हवाले से MQM ने आला अदलिया का दरवाज़ा खटखटाया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स और रिमार्क्स इस पे वाज़ेह तौर पे मौजूद हैं, जो रिसेंटली चंद माह पहले भी आए कि आर्टिकल 140A का निफाज हो जी। और उस हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ हमारी दर्जनों मीटिंग्स होती रही हैं और हो रही हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक तो ये कि आजिज साहब की बात दुरुस्त है कि ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है कि वो डिसाइड करे, और इलेक्शन कमीशन एज पर द लॉ एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शंस का इनेकाद करे, लेकिन उन इलेक्शंस का इनेकाद कुछ कवानीन के तहत होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह तौर पे मौजूद है। और MQM पाकिस्तान की एक शदीद तरीन रिजर्वेशन रही है और है अभी भी कि कराची का अर्बन सिंध का इस्तेहसाल इस तरीके से हुआ। उसकी एक लेमैन मैं आपको एक हाल दूं कि अगर कराची की अमूमी तौर पर UC में पॉपुलेशन की तादाद अगर फ़र्ज़ करें कि 1 लाख नफूस पर मुश्तमिल हो रही है,
तो कराची से बाहर अगर आप जाते हैं तो वो एक यूसी 20,000 नफूस पे अप्रॉक्सीमेटली मुश्तमिल होती है। तो इसका मतलब है कि यूसीस की तादाद भी कराची में कम हो गई और वसाइल की जो तकसीम होना है वो भी कम हो गई, बावजूद इस बात के कि लोकल गवर्नमेंट का कानून अमल दरामद नहीं हुआ, बावजूद इस बात के कि लोकल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जो बुनियादी तौर पर म्यूनिसिपल इदारे हैं, सीवरेज बोर्ड, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, एलडीए, केडीए और चाहे वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड्स हों, वो कराची उससे महरूम है ताहाल। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ ये नोटिफिकेशन मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पर नल एंड वॉइड है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी वॉयलेशन की हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, देखें जब भी इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशंस के अंदर अपना अमल दरामद कर रहा होता है तो इलेक्शन कमीशन एज ए सेपरेट एंटिटी, ऑटोनोमस बॉडी वो काम सरंजाम देता है। मगर हम ये क्लेम करते हैं कि ये जेरीमैंडरिंग हुई है, ये प्री पोल रिगिंग हुई है। जब एडमिनिस्ट्रेशन का अमला, ये प्री पोल रिगिंग किसने की है रेहान? ठीक है, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, और लामोहला हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों के पास ही एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर डिलिमिटेशन के मराहिल को मुकम्मल करना ये खिलाफ कानून है, जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद है। ये हमारी रिजर्वेशन पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ है कि ये जेरीमैंडरिंग कहलाएगी ना। और इलेक्शन कमीशन के साथ जो रिजर्वेशन है वो मौजूद है कि कराची को जिस तरीके से तफरीक का शिकार बनाया गया, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को आपने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलाकर डिलिमिटेशन का काम सरंजाम दिया, और उस काम को मुकम्मल होने से पहले जो लोकल बॉडीज के कवानीन का निफाज होना चाहिए था, यानी कि ऐसी लंगड़ी लूली हालत में जो इलेक्शन होगा उसमें जो भी मेयर आएगा। नहीं तो रेहान मुझे ये तो बताए ना कि अब आप करना क्या है, आप चाहते क्या, आपकी डिमांड क्या है? देखिए बहुत ही वाज़ेह तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए, हम चाहते हैं कि कानून का निफाज हो। वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं, वो उसका निफाज हो। वो क्या है कि लोकल बॉडीज के कवानीन, लोकल बॉडीज म्यूनिसिपलिटी के कवानीन के तहत होना चाहिए, आर्टिकल 148 के तहत होना चाहिए। दूसरी चीज कि जो डिलिमिटेशंस है वो एक एरर रेट रखा गया था कि 10% के ऊपर आप कम से कम इसको इवैल्यूएट करेंगे, रीअसेसमेंट करेंगे, और रीअसेसमेंट में अगर चीजें आएंगी तो डिलिमिटेशंस नल एंड वॉइड हो जाएगी, इसको दोबारा डिलिमिटेशन करनी पड़ेगी। कराची में तकरीबन अगर 1 लाख मुश्तमिल आबादी है, एक यूसी बनाती है, तो कराची से बाहर वो एक यूसी 20,000 अप्रोक्सीमेटली नफूस पे बन रही है। तो ये इंसाफ नहीं हुआ, इस्तेहसाल हुआ। वैसे कराची वो ठीक है, वो मैं समझ गई हूँ। अली गौहर खान साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक सेकंड रेहान रुक जाइएगा। अली गौहर खान साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मामलात ऐसे लग रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्टली कहा है वजीर आजम से, उन्होंने कहा है वजीर आजम 1-2 दिन में बताएं जो वादे किए थे वो पूरे होंगे या नहीं, बताएं हमारे वादों का क्या बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मीन, देखें एमक्यूएम के नुमाइंदा ने जो भी मुअज़्ज़ज़ रुकन कौमी असम्बली भी हैं वो, और उनके जाहिर है हमारी इत्तेहादी गवर्नमेंट है, और जो भी उनके मुतालबात थे, मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों में राना सनाउल्लाह साहब भी गए, और कल भी इनके एक मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था कि एक दोस्त थे वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब ने आकर हमारे काफी हद तक वादे पूरे किए हैं, और जो भी हमारे एज़ा इत्तेहादी होने के उनके जायज़ मुतालबात हैं वो इंशाअल्लाह ताला मतलब है कि वो पूरे किए जाएंगे। जाहिर है ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ों पर अमल दरामद हो रहा होता है, अंडर प्रोसेस होती है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम एमक्यूएम, ना सिर्फ एमक्यूएम बल्कि अपने तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें, और जो भी हुकूमत से रिलेटेड उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो या मुतालबात हो उनको संजीदगी के साथ। देखिए अली गौहर साहब वो ये कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यकीन से कहा था कि हमारे मुतालबात 100% जायज हैं, हल्का बंदियां दुरुस्त ना हुई तो सड़कों पर एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएंगे, और उसके अलावा ये भी सोचेंगे कि हुकूमत में रह के एहतजाज करना है या बाहर आके। नहीं, अगर तो आप बल्दियाती हल्का बंदियों की बात कर रही हैं, बल्दियाती की बात कर रही हैं, जी, बल्दियाती हल्का बंदियां तो हो चुकी हैं, बल्दियाती तो अब इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता है, और हल्का बंदियों का तो मरहला जो है वो हो चुका है, बल्कि जो सैलाब, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं है।
देखिए, हल्का बंदियां अगर दुरुस्त ना हो तो उसका एक प्रोसेस है, उनकी अपीलें की जाती हैं और उनकी अपीलों के बाद इलेक्शन कमीशन ही फैसले करता है। वो गवर्नमेंट का काम नहीं है हल्का बंदियां करना, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। आजिज धामरा साहब, रेहान हाशमी साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं आईन और कानून की रूह को देखते हुए ये जो इंतखाबात हैं ये होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द यूनियन काउंसिल्स। देखिए, जिसमें पहली बात रेहान साहब ने एक बात कल का हवाला दिया 140A का जी। मैं बुनियादी तौर पर इसका हामी हूँ कि जो है वो NSC के बाद जो है वो आर्टिकल 140A होना चाहिए और ये तमाम जो फाइनेंशियल इख्तियारात हैं वो लोकल बॉडी में मुंतखब होने चाहिए। अब इशू ये है कि अब जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप हवाला दे रही हैं, मेरे ख्याल में ये भी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। ये आज का बयान भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से इलेक्शन कैंपेन का ही हिस्सा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब 15 तारीख को इलेक्शन अनाउंस हो चुकी जनवरी में, जिसमें बाकी 14 दिन रहते हैं, उसमें डिलिमिटेशन किस तरह मुमकिन हो सकेगी। अदरवाइज अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग या सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स का हवाला दिया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ने 15 तारीख को इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, तो बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक्टिव है और वो उस इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के कहे हुए आर्डर्स में अगर कोई इलेक्शन कमीशन से एतराज है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है और इलेक्शन को जो मुलतवी करवा सकती है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ले जा सकती है तो ले जा सकती है, अदरवाइज पॉलिटिकली अगर ये स्टेटमेंट है, बाकी वो हमारे इत्तेहादी हैं। ये सियासी स्टेटमेंट है। रेहान हाशमी साहब, रैप अप कर दीजिएगा, क्या ये सियासी स्टेटमेंट है? आपका रैप अप चाहिए मुझे इस पे। ये इलेक्शन के लिए तैयारी है या आप इसको, वो कह रहे हैं अगर रुकवा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाके रुकवा ले? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हर इक़दाम पॉलिटिकल होता है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो बेसिकली लोगों के वसीतर मफाद के लिए होते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपने हलके या अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होते हैं। और MQM ने ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट को देखते हुए ही ये स्टांस किया है। मैंने आपको तकरीबन 10 साल का जो रिकॉर्ड बताया कि सुप्रीम कोर्ट में तवातुर के साथ MQM ही जाती रही है। MQM का ही दिया हुआ लफ्ज है कि बेइख्तियार लोकल गवर्नमेंट, ये पहले आज से 8-10 साल पहले कहाँ सुना था आपने? ये MQM का ही दिया हुआ एक लफ्ज है जिसको आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज MQM के बयानिया को रिपीट करती हुई नजर आती हैं कि आर्टिकल 140A का निफाज हो, म्यूनसिपलिटी के कवानीन के तहत हो, म्यूनसिपल इदारे म्यूनसिपल मेयर के पास होने चाहिए एंड सो ऑन। अब बात रह गई कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। MQM जाती रही है, इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम को चैलेंज भी कर चुकी है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आजिज धामरा साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे, अगर आपने रुकवाने हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, वरना कोर्ट के एकदम इलेक्शंस वक्त पर होंगे। मेरे तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।